Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज का सेशन केंद्रीय विद्यालय के पेडागोजी सेक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण के थोड़ा सा आगे कहेंगे क्योंकि कुछ नए सवाल और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनसे कैसे घुमा करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोगों ने पेपर देने के बाद जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें आपको याद रही वो भेजी हैं। तो आप ही लोगों से ये फीडबैक आता है और आप ही लोगों तक जिनका आगे एग्जाम है उनको मदद मिलेगी, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो। 40 मार्क्स और 60 मार्क्स की वेटेज है आपकी पेडागोजी की और अच्छे क्वेश्चंस, सिलेबस से क्वेश्चंस मैं ये कहूँगी जो पेपर है वो सिलेबस से आ रहा है। आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक कंप्लीट जो 5 यूनिट्स हैं उनके कुछ 100 क्वेश्चंस का मैं प्लान कर रही हूँ। अगर हो पाया तो मैं 19th को पूरा प्रयास करूंगी लेने का। कमिटमेंट अगेन नहीं है, जैसी सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेपर में आए हैं 13 और 14 फरवरी के पेपर में, है ना। उसके बाद तो अब 17 को होना है आपका एग्जाम, यानी कल होना है। तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट या कुछ नए क्वेश्चंस भी और जो पुराने टॉपिक्स हैं उनसे भी किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, ये सारी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो या इन शॉर्ट पेडागोजी भी पढ़ रहा हो, अभी से आगे की तैयारी जिनकी चल रही हो, उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो इसको शेयर तो जरूर ही कर देंगे। अगर किसी की भी पढ़ने की इच्छा है और उस तक रिसोर्सेज की वजह से चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। इसके अलावा आप लोग एक और चीज, कई सारे कमेंट्स और मेल आ रहे हैं कि क्या पेपर लीक हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, क्या पेपर कैंसिल होगा, तो उस पर चर्चा हम कल करेंगे। परसों फिर आपका हो सकेगा मतलब 19th को आपका एक डिटेल्ड सेशन मैराथन टाइप एक रख देंगे। चलिए आते हैं, स्टीफन हॉकिंग को कौन सी बीमारी थी। एक तो ये क्वेश्चन आया आपका 14th वाला जो एग्जाम था, 13th को जो एग्जाम था उसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज थी इनको, जिसमें होता क्या है बेसिकली, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, आपकी चलने फिरने की एबिलिटी, ब्रेन अफेक्ट होता है। तो एमीट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इसका टेक्निकल नाम है, ALS, और जिसकी वजह से पैरालिसिस तक भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता किसी सेट में रिपीट हो जाए, पता क्या हो जाते हैं क्वेश्चंस रिपीट। और ये कॉमन टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस तो स्पेशली ध्यान में रखने हैं। टाइम टेबल पे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक सेशन से आपको यहाँ क्वालिटी पे फोकस है। मतलब नंबर ऑफ सेशंस बेशक लिमिटेड हो रहे हों बट डायरेक्टली आपको हेल्प मिल रही है। मैं दिन भर मेल पढ़ती हूँ बैठ करके सीटेट के लिए, केंद्रीय विद्यालय के जिनके पेपर हो गए हैं। बहुत ही प्यारा फीडबैक है आप लोगों का। असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग, अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन किसी ने सही से शेयर नहीं किया मेरे ख्याल में, बट देखते हैं। असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग किससे संबंधित हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है। अगर ये एज इट इज दे दिया होगा तो वैसे मुझे लगता है इसके ऑप्शंस इधर उधर घुमा दिए गए हैं, जिसको भी याद रहा होगा ठीक से याद नहीं रहा होगा। अदरवाइज अगर इस तरह से आता है तो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड मानेंगे इसको हम, और CCE ने इसको दिया है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसमें ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, जिसकी वेटेज 60% होती है। एज और फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक ने दिया है। इस पे मेरा जो कजन है भाई, उसने ये बताया भी, उसके सेट में भी था एक क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या नहीं आता, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो नॉट वाले और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं काफी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है वो प्रोजेक्ट मेथड नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, ग्रुप्स में सिखाया जाता है। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड के बारे में थोड़ी सी बात करें तो एक ग्रुप्स में बच्चे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एक टास्क उनको दिया जाता है जिसको वो कंप्लीट करते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। ये दिया किसने है, तो ये WH किलपैट्रिक, जो कि जॉन डुई के ही एक तरह से शिष्य कह सकते हैं इनको हम, और WH किलपैट्रिक ने दिया है, जिसमें इसको एक तरह से प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड मेथड कहेंगे। किस पे कहेंगे, प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में आई थिंक यथार्थवाद कहते होंगे तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। जॉन डुई जिसकी बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, तो ग्रुप लर्निंग इसमें होती है, बच्चे को एक्टिव रखा जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। WH किलपैट्रिक ने दिया है। विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने, एक HE आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया हुआ मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि जिसको हम कहते हैं, इसको परियोजना विधि कहते हैं। तो उसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अगेन, तो वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहां पे होगी, और यहाँ पर भी। ठीक, RTE 2009 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। तो ये बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। मेथड्स पे भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो एक ये बात हुई। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच द फॉर्मूला ऑफ 3 लैंग्वेज हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस, यानी किस पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र, जिसमें 3 भाषाओं की बात होती है, उसको महत्व दिया गया है। तो कोठारी आयोग ने तो इसको दिया था,
1964-66 में जो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कमीशन आया, उसने तो ये बात पहली बार कही थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अब बात हो रही है इंपॉर्टेंस किसमें दी गई है, तो मेरे ख्याल में जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन, अगर ये एज इट इज इसी भाषा में लैंग्वेज में क्वेश्चन आया होगा, तो NEP 2020 होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने फ्लेक्सिबली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज करने की बात कही है कि इसी को लचीलेपन से, क्योंकि ये आ तो गया था 1966 के आसपास ही जब ये पेपर सबमिट किया था कोठारी कमीशन का, लेकिन 86 में जो शिक्षा नीति थी, 1986 की पॉलिसी थी, उसमें भी इसी को इंप्लीमेंट करते रहने की बात कही हमने। फिर हम NCF में भी यही बातें कर रहे हैं, उससे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन की जो रिपोर्ट है 1992 की, हम उसमें भी यही बातें कर रहे हैं और आज तक हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज है, बस अप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, संतोष कुमार क्या कह रहे हैं, थैंक यू, मैंने आपके चैनल से पढ़कर 7 दिन में मेरा सीटेट क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बड़े संतोष, अब आगे की तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कीजिए। ठीक, तो NEP 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंस देती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, ऐसा नहीं कि नहीं देती। तो अगर इस भाषा में पूछा गया होगा तो NEP बेटर है। कोठारी मिशन ने तो उसको दिया ही है इंपॉर्टेंस, तो फिर वो इवेंचुअली वहां पे अंडरस्टूड है, तो इसमें लैंग्वेज का खेल हो जाएगा, ऑप्शन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक, चलिए चलेंगे आगे बढ़ेंगे। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में है क्या, 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी बेसिकली, जिसमें भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब ही होगा त्रिभाषा सूत्र। 3 लैंग्वेजेस आर देयर इन दी स्कूल सिस्टम, जिसमें पहली भाषा आपकी मदर टंग होगी, दूसरी भाषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी भाषा जो है आपकी, पहली MT मदर टंग मातृभाषा, जो भी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा जो भी बच्चे की है, दूसरी भाषा अगर यहां पे हिंदी है मातृभाषा तो दूसरी भाषा हम यहां पे इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक, और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है ना। जब ये आया था तो तमिलनाडु में फॉलो नहीं होता था, आज भी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हिंदी नहीं है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे पंजाबी है मातृभाषा, नॉन हिंदी है, तो वो पंजाबी हो गई मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज उस केस में हिंदी हो जाएगी, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसको फ्लेक्सिबली यूज करना है, ऐसा NEP कह रही है, और वो कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को इंपोज नहीं करना है, थोपना नहीं है। ये भाषा का याद रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है। नो लैंग्वेज शुड बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, इंपोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं। अगर मान लीजिए तमिलनाडु में कोई हिंदी नहीं पढ़ना चाह रहे तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं कि ठीक है भाई तुम ये पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो सेकंड लैंग्वेज में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल आर टाइप्स ऑफ, तो ये ग्रोथ का पार्ट है या फिर ये डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इनको अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट का पार्ट होने हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का सिद्धांत है, उसके तहत हम प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल को पढ़ते हैं। हालांकि इसमें शारीरिक वृद्धि की बात होती है, बट इसमें मोटर डेवलपमेंट की भी कहीं ना कहीं बात हो जाती है, एक पैटर्न होता है, और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट अपने आप में है। तो मेरी समझ के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अगर हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को देखें उसके अनुसार आंसर जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्रोथ कर देने पे गलत नहीं होगा, बट बेटर आंसर जो है वो हमारा डेवलपमेंट यहां होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जिनको समझेंगे तो आपके कई नंबर बढ़ जाएंगे पेपर में। ठीक है ना, 136 नंबर पेपर 1 में, 125 पेपर 2 में। बहुत बढ़िया वॉन्डरिंग सिद्धार्थ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेल्स आ रहे हैं आपके, 138 137 जितने भी मैं देख पाई हूँ। हम लोग मिलेंगे मीटअप में, और हो पाएगा तो 2-4 लोगों के साथ डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, मतलब इंटरव्यू टाइप। देखिएगा, फाइन मोटर स्किल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल किस एक्टिविटी में यूज करेंगे। तो भाई एक होते हैं ग्रॉस मोटर, खड़े होने और चलने में तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होगा, इवन गिरने में भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होगा, लेकिन होल्डिंग द बॉल टाइटली, ये यहाँ पे बेटर ऑप्शन हमें लग रहा है किसमें, फाइन मोटर्स, क्योंकि आपकी हाथ की मसल्स का, उंगलियों की मसल्स का भी प्रयोग होगा। तो आंखों की और फिंगर्स की मसल्स का यूज, फाइन मोटर सूक्ष्म गतिक कौशल, ये लिखने में फाइन मोटर का यूज होता है। ग्रॉस मोटर आप जानते हैं कि जिसमें बड़ी मसल्स, आपकी लेग्स और आर्म्स की मसल्स, तो खड़े होने में, चलने में और गिरने में भी आप देखते हैं कि हाथ और पैरों के बल व्यक्ति गिरता है जनरली, तो वो ग्रॉस मोटर हो जाएगा। कोहलबर्ग की थियरी जो है वो किससे रिलेटेड है, अब कूद कूद के कई लोग कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट, वो बात आपकी सही है, बट पेशेंस रख के अगर हम यहाँ समझें, ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, कॉग्निटिव एंड सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, तो इसको तो हम हटा देंगे, सोशल एंड इमोशनल को भी हटा देंगे, कॉग्निटिव एंड सोशल इज मच बेटर ऑप्शन। क्यों है, एक तो मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है, हमें पता है 4 प्रकार के, या मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिसमें चौथा इससे ही रिलेटेड है, PCSE, ये 4 मुख्य प्रकार हम कहते हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है, इसी में मॉरल डेवलपमेंट आता है, ये भी हम देख चुके हैं। भाई समाज में ही तो कर रहे हैं ना हम बात सही और गलत की, जानवरों के लिए तो मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल कोड की, एथिक्स की जरूरत नहीं है उनको, वो बाय नेचर चलते हैं, बाय डिफॉल्ट।
ठीक, तो हम ये कहेंगे सोशल डेवलपमेंट से तो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट इसी का पार्ट है। ठीक, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी संबंधित है, क्योंकि ये जो रूल्स समझ रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और एज के साथ सही और गलत बदलता है, तो ये कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड है, आपकी मॉरल मैच्योरिटी, ऐसा कोहलबर्ग की थियरी कहती है, क्योंकि ये पियाजे की थियरी पे बेस्ड है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आती थी, जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी थी। तो अब इतने पे भी यार ना समझो तो फिर मतलब ये तो घुट्टी पिलाने वाली बात हो गई, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके समझा रही हूँ, है ना। तो कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट से ये जुड़ी हुई होनी चाहिए, यदि एज इट इज ऑप्शंस हैं, यदि ऑप्शंस मॉरल और सोशल के हैं तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ज्यादा क्लोज या बेटर ऑप्शन होगा हम उसके साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इफ यू वॉन्ट टू मेक अ स्कूल टाइम टेबल, यदि आप चाहते हैं कि स्कूल का टाइम टेबल बनाना, देन टू विच टीचर विल यू गिव इट? आप किस शिक्षक से स्कूल में टाइम टेबल बनवाएंगे, यानी टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी हुई स्कूल में? तो ये जो जिम्मेदारी है, ये कह रहे हैं आर्ट टीचर, मैथ्स टीचर, वाइस प्रिंसिपल या फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब इसमें आप समझ जाएंगे कि यार ये तो सभी फिर बराबर नहीं हो गए, है ना। तो यहां पे जो स्कूल टाइम टेबलिंग की जिम्मेदारी है वो है हेड टीचर की, जो भी हेड है स्कूल का उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम देखते हैं लीडरशिप वाले टॉपिक में थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ कैचेस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग लेवल पे बातें, बट जनरली अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है उस पर फोकस्ड है हम। तो हेड टीचर की जिम्मेदारी हुई, और हेड टीचर की जिम्मेदारी हुई, इन चार ऑप्शंस में से हेड कौन नजर आ रहा है हमें? वाइस प्रिंसिपल। ठीक, तो आंसर जो है वो वाइस प्रिंसिपल बेटर होगा। हालांकि जो नॉर्मल केसेस में और जो लोअर प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहां पे क्या होता है कि कोई भी टीचर को, जनरली स्कूल्स में यही होता है कि किसी भी एक टीचर को, किसी भी सब्जेक्ट टीचर को क्या करेंगे हम, एक इंचार्ज बना देंगे, तो वो टाइम टेबल इंचार्ज बन जाता है और बाद में जाकर के वो प्रिंसिपल से या वाइस प्रिंसिपल से उसको कंसिडर करने की बात कहेगा, लेकिन फाइनल जिम्मेदारी जो है वो वाइस प्रिंसिपल की है। और इसमें भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काम की बात इतनी ही है कि यहाँ चार ऑप्शंस के अनुसार वाइस प्रिंसिपल शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़िएगा एक बार। हाँ लेंदी है, ऑफ कोर्स लेंदी लगेगा ही आपको, लेकिन इतना फ्री में तो नौकरी नहीं मिलती ना यार, अब थोड़ा सा तो हमें वहां पे अपना यही तो खेल है ना फिर बाकी लोगों से, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ना केवीएस, तो अलग भी तो करना है आपको, जो कम समय में ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस कर ले, ज्यादा बेहतर तरीके से कर ले, जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी वो खेल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन दी स्कूल इन विच देयर चाइल्ड इज स्टडिंग बिकॉज इट इज नॉन इंक्लूसिव, यानी ये स्कूल क्या है, समावेशी नहीं है, समावेश नहीं करता, इंक्लूसिव नहीं है, बच्चे की नीड्स का ध्यान नहीं रखता। तो इस केस में पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो, वहां पे बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं है, इंक्लूडेड ही महसूस नहीं करता, सेग्रीगेटेड महसूस करता है। कुल मिला के बात ये है। नियर बाय स्कूल्स फॉलो मोर और लेस द सेम पैटर्न, जो आसपास के स्कूल्स हैं वो भी लगभग सेम ही पैटर्न पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव नहीं है। अगर बच्चे को कोई समस्या है उस समस्या पे वो फोकस्ड ही नहीं है। मान लेते हैं बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, CWSN है, या कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है गिफ्टेड हो, लेकिन बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि बच्चा चाहे स्पेशल है या नॉर्मल है, स्कूल उसको इंक्लूडेड महसूस नहीं करा पा रहा। इस स्थिति में एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे, एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चे को एक डिफरेंट स्कूल में भेजेंगे, तो भाई आसपास के तो स्कूल्स का सेम ही पैटर्न है, बात तो बराबर ही हो गई, क्या फायदा हुआ? ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर आता है टेल देयर चाइल्ड टू मैनेज इन द स्कूल, बच्चे को आप मैनेज करने को कह रहे हैं, बच्चे में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जबकि सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम शुड बी चेंज, ना कि बच्चा। प्रेफर होम स्कूलिंग या गिव होम ट्यूशन, होम ट्यूशन से क्या होगा, है ना। प्रेफर ज्यादा बेटर वर्ड क्या हुआ, या सिस्टम ज्यादा बेटर क्या हुआ? होम स्कूलिंग, जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, लोग अपना रहे हैं इंडिया में भी कुछ हद तक, बट बहुत कम मात्रा है, यूएस वगैरह में ज्यादा चलन में है। तो होम स्कूलिंग क्या होता है, आप होम स्कूल कर रहे हैं बच्चे को, उसको आप खुद से घर पे रख करके पढ़ा रहे हैं, उसकी नीड्स के अनुसार, उसकी चॉइसेस के अनुसार, वहां पे हम उस अपने पेस पे सीख पाएगा वो, आप उसको गाइड भी कर रहे हैं। कई लोग कोशिश करते हैं उसमें भी अलग अलग तरह की क्लासेस दिलवा लेते हैं या एक्टिविटीज सिखाते हैं बच्चे को। तो ये यहाँ पे इस केस में होम स्कूलिंग जो है, जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, होम स्कूलिंग वर्ड ही बना है, होम और स्कूल, मतलब घर पे ही आप स्कूल जैसी स्थिति प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो काम स्कूल करता है आप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत सोशलाइजेशन की आएगी, क्योंकि स्कूल जाता है बच्चा तो बहुत सारी सोशल स्किल्स ज्यादा बेहतर सीख पाता है। ठीक, अब इसके कुछ फायदे हैं होम स्कूलिंग के, वो आप एक बार ये जब PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन हो जाती है, बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान रख के फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स जो है वो एम्पावर करते हैं बच्चों को, सेफ्टी होती है घर के माहौल में, एंजॉयबल होगी लर्निंग, लाइफ स्किल्स सीख पाएगा, एकोमोडेट कर पाएगा, और जो आपका क्या कहते हैं उसको, अपने पेस पे सेल्फ लर्निंग जो है उसकी बढ़ पाएगी, रिस्पॉन्सिबल फील करेगा अपनी लर्निंग के लिए एंड ऑल। ठीक, इसके कुछ नुकसान भी होंगे ऑफ कोर्स, वो आप
ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ ये काम ना हो, सोशल स्किल्स में बच्चा लैक कर जाए, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसकी जरूरत कब पड़ती है होम स्कूलिंग की? तो होम स्कूलिंग की जरूरत, विनोद मैं कोशिश करूंगी रीड के लिए, होम स्कूलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आप एज अ पेरेंट या कुछ भी सिस्टम की कमी बहुत ज्यादा है और आप डिससेटिस्फाइड हैं या आप बच्चा कोप नहीं कर पा रहा, तो उस केस में कई बार ऑप्ट कर लिया जाता है इसको। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन अ 15-year-old चाइल्ड डू इजीली टुडे विच ही कुड नॉट डू टिल 5 years ago? इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हुए। ये बेसिकली प्याजे का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि 15 साल का बच्चा जो आज आसानी से कर सकता है लेकिन 5 साल पहले नहीं कर सकता था। दैट मीन्स 10 साल की उम्र में, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आने से पहले, या मैं कहूं अडोलेसेंस आने से पहले वो नहीं कर सकता था किसी काम को, आज वो इजीली कर सकता है। अब आपको एक बेसिक सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी बात हम अडोलेसेंस की 11 साल के बाद वाली या 12 साल के बाद वाली हम कर रहे हैं, तो अडोलेसेंस हो चाहे वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो, प्याजे की हाईएस्ट स्टेज, मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट जिसमें हो जाएगा, है ना, तो ये 11 से 15 प्याजे इसको कहते हैं, और 15 की ही इसमें बात हुई है। अडोलेसेंस आप जानते हैं 12 से 18, एक आध साल इधर उधर में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए एक ही एज ब्रैकेट के बच्चे हैं। तो क्या आता है यहाँ पे जो इससे पहले नहीं आता, वो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थॉट सबसे बड़ी जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पे पूछे जाते हैं इस स्टेज में। अमूर्त चिंतन जो है वो इससे पहले नहीं आ पाता, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। यानी हम अगर देखें, कॉन्क्रीट क्या है, जिसको टच और फील किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज में चीजें ज्यादा रहती हैं। तो कौन सा काम वो नहीं कर सकता था 5 साल पहले? डिस्क्राइब द मोस्ट क्राउडेड एरिया नियर योर होम। तो ये तो एक 8 साल का बच्चा भी बता देगा कि वहां जाते हैं मार्केट में मैं और मम्मी, और क्या होता है वहां पे बहुत भीड़ होती है एक आसपास के एरिया में, वो कोई भी बता देगा। ऐसा नहीं कि 15 साल की उम्र में ही बता पाएंगे आप। बी ऑप्शन है, डिस्क्राइब सच अ क्लीन और ब्यूटीफुल एनवायरमेंट ऑफ योर सिटी एज यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। तो इसमें भी ड्रीमिंग भी ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन नहीं कर सकता, 7-8 साल 10 साल का बच्चा भी आराम से इमेजिन कर सकता है, उससे पहले भी बल्कि। तो ये भी हट गया। इमेजिन दैट यू आर फ्लाइंग इन द एयर और डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द एरिया फ्रॉम द अबव। इस तरह का ऑप्शन यहां बेटर है, क्योंकि इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगाना पड़ेगा। इसमें मुझे जितना याद आ रहा है, मेरे भाई ने बताया था कि पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, क्योंकि डी ऑप्शन यहां है नहीं, तो ऑप्शन जो उसने बताया था वो था कि आप एरोप्लेन से फ्लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में है, आप फ्लाई कर रहे हैं और नीचे का व्यू आपको क्या करना है, मैप बनाना है एक तरह से उसका। तो उसके लिए विजुअल स्पेशल एबिलिटी यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपको थोड़ा सा बेहतर चाहिए। तो उस केस में अगर उस तरह का कोई ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे क्लोज्ड वन तो यही लग रहा है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट ज्यादा लगेगा। ठीक, क्योंकि इमेजिन भी करना है और एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी, ऊपर से अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगाना है कि क्या क्या दिख रहा होगा। तो ये ज्यादा बेहतर, कल्पना इतनी हल्के वाली नहीं है। तो सी ऑप्शन यहां बेटर हुआ। इससे बेटर अगर डी ऑप्शन होता कुछ इस तरह का जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात होती, तो वो हो जाएगा। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास, इसमें डी ऑप्शन आप लोग मुझे नहीं भेज पाए, याद नहीं रहता होगा सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस कैसे याद रहेंगे, इतना रह पा रहे वही बहुत बड़ी बात है। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास इज नॉट रीडिंग विद इंटरेस्ट, व्हाट डू यू डू फॉर हिम? देखो, बच्चे की कोई भी समस्या होती है, सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं आखिर समस्या है क्यों। बच्चा डांस करे, बच्चा लेट आए, बच्चा गाना गाए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, आप सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, उसके बाद रेमेडी देते हैं, है ना। तो आप डायग्नोज यानी पता लगाते हैं, जैसे एक डॉक्टर टेस्ट करा के पता लगाएगा, आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करेंगे। आपका कंप्यूटर भी अगर नहीं चलता इंटरनेट, तो उसमें ऑप्शन आता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आप रन कर लीजिए कि क्या समस्या आ रही है, आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। तो पहले आप डायग्नोज करते हैं, प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, डायग्नोज करके फिर रेमेडी देते हैं। यानी अब आप रीटीच करेंगे, अब जो भी करेंगे रेमेडी देंगे, तो रेमेडियल टीचिंग बाद में होगी। ठीक, इस पे क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है, पहले दिन भी जो पेपर हुआ था डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग पे, जो सीसीई का ही पार्ट है, इवैल्यूएशन का ही। विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से डायरेक्ट कंप्लेन कर देंगे, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है, वहां आप कंप्लेन करने के लिए हैं। विल एक्सप्लेन टू द चाइल्ड, बस एक्सप्लेन कर देंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, वो तो सबने ज्ञान दिया हुआ है उसको। सी ऑप्शन है, विल फाइंड आउट द रीजन फॉर द चाइल्ड्स डिसइंटरेस्ट एंड टॉक टू हिम। भाई पहले बच्चे की अरुचि का कारण जानेंगे कि मजा क्यों नहीं आ रहा जीवन में या सीखने में। ठीक, फिर उस कारण की प्रॉब्लम, जो वो कारण है जब, या वो जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें फिर आपको पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़े या प्रिंसिपल के इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है ना, तो पहले आप कारण जानते हैं, पहले से पहले जजमेंट नहीं देते। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल टू रूल किस मेथड में आता है? तो हम क्या कह रहे हैं, पहले उदाहरण दिया। उदाहरण क्या है, नीता, बच्ची से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नीता। पूछा किस सिटी में रहते हो, उसने कहा आगरा। अच्छा, फेवरेट डिश क्या है,
उसने कहा छोले भटूरे, है ना, या आलू पराठा। ठीक, उसने कहा आलू पराठा, मैगी लिख देते हैं, इजी हो जाएगा, कई लोगों की होगी भी, यही होती है मैगी की स्पेलिंग, देख लेना। तो अब फिर बाद में यानी एग्जांपल्स दे दिए बहुत सारे, बाद में बताया ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये क्या है, नाउन कहलाते हैं। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो एग्जाम्पल पहले दिए, रूल बाद में दिया, पहले कॉन्सेप्ट बताया, बाद में एग्जाम्पल दिए तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे एग्जाम्पल पहले दिए, बाद में रूल बताया। इंडक्टिव मेथड कहते हैं इसको, आगमन विधि कहते हैं इसको। हम इस तरह से भी देख सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ये नियम का उदाहरण किस विधि का प्रयोग किया, ये हिंदी में अलग लिखा हुआ है, हिंदी वाले अगर नियम से उदाहरण लिखा है तो आंसर बन जाएगा डिडक्टिव मेथड। वैसे इसमें जो आया था पेपर में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों पे क्वेश्चंस था, तो नियम से उदाहरण है तो आंसर हो जाएगा क्या, डिडक्टिव या निगमन विधि। लेकिन उदाहरण से नियम है तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। ये दोनों दिए किसने, एरिस्टोटल, अरस्तु ने। ठीक, बाद में कई लोगों ने इसको नाम वाम दिए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज है वो देख लीजिएगा, जब हम बात इंडक्टिव टू डिडक्टिव की करते हैं, क्योंकि इसके आसपास की चीजें पता नहीं होंगी तो दिक्कत में फंसेंगे फिर आप पेपर में। जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, हम तो उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे। इसको दूसरी भाषा में स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हैं कि आप विशिष्ट पहले बता रहे हैं जो कि उदाहरण है, और रूल यानी नियम आप बाद में बता रहे हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल यानी सामान्य। रूल सभी के लिए सामान्य होता है, सभी के लिए एक ही जैसा होगा रूल, नाउन की डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी होगी, इसलिए जनरल कहला रहे हैं हम उसको, या कह रहे हैं, कहला रही है जनरल। स्पेसिफिक क्या है, विशिष्ट, विशिष्ट उदाहरण होगा। अगर बच्ची ने नीता नाम बताया है तो वो विशिष्ट है। रूल के फॉर्म में जैसे आप नाउन में पढ़ते हैं तो वो लड़की है, ये अपने आप में एक रूल या एक नियम जैसा हो गया कि हाँ भाई वो लड़की, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एग्जाम्पल जो है वो स्पेसिफिक होगा। अगर हम सिटीज की बात कर रहे हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन आगरा की बात हुई है तो स्पेसिफिक। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक टू जनरल। या इसको दूसरी भाषा में नोन टू अननोन कहते हैं। एग्जाम्पल हम वो देते हैं जो वो जानता है उससे कनेक्ट करके, अननोन जो कि रूल है, जो कि नियम है, जो वो अभी नहीं जानता है, नियम बताते हैं, संज्ञा की परिभाषा बाद में बताते हैं, पहले वो अननोन होती है, नोन एग्जाम्पल्स देते हैं उसको। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इंडक्टिव मेथड छोटी क्लासेस के लिए काफी अच्छा रहता है, या मैं कहूं इन जनरल भी कई बार इंडक्टिव की जरूरत ज्यादा पड़ती है, कई बार डिडक्टिव की। अगर डिडक्टिव की बात करेंगे इसमें तो डिडक्टिव मेथड का क्या सीन होगा, डिडक्टिव में पहले रूल बता दिया जाता है, पहले नाउन की डेफिनेशन या मैथ्स का फॉर्मूला बता दिया और बाद में एग्जाम्पल बताएंगे। ये जनरल टू स्पेसिफिक है। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक है, सामान्य से विशिष्ट है, क्योंकि रूल हमेशा जनरल होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा, एग्जाम्पल स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है ना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। तो ये दो क्वेश्चन का जुगाड़ आपका हो गया है, क्योंकि मेथड्स पे क्वेश्चन आने ही हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ चीजों को समझते चलें। संडे वार्ता, संडे वार्ता, संडे वार्ता। मैं समझती हूँ कई महीनों से संडे वार्ता नहीं हुई है, संडे इस बार आएगा, मैं संडे वार्ता करूंगी, पक्का, प्रॉमिस है। थोड़ा सा इधर उधर आपको पता ही है समस्याएं चल रही हैं, और उससे पहले सीटेट में व्यस्त रहे। डिसेबल्ड चाइल्ड एक्ट मर्ज विद, अब ये यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने कहीं भी जो सही इसका ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं दिया है, या एग्जैक्टली यही पूछा था, ये भी हमें नहीं पता है ना। तो या तो अब इस केस में, नॉर्मल केस में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की ही बात हुई होगी कि पहले वो 1995 वाला था, अब 2016 वाला है, तो 1995 वाले को मर्ज कर दिया गया 2016 वाले के साथ, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, है ना। और मुझे उससे याद आया 28 में से 30 आए, पेपर क्लियर हो गया। दीक्षा कह रही है, बहुत बढ़िया दीक्षा। मुझे इससे याद आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज कहते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं, और इसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात हुई है। इस बार आपके केवीएस के एग्जाम में भी कल परसों क्वेश्चन आया था कि ब्लड से रिलेटेड कौन सी डिजीज हैं जिनकी बात, या डिसेबिलिटीज हैं जिनकी बात आपकी ब्लड रिलेटेड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हुई है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसमें कुछ चीजें हैं, देखो, एक तो है थैलेसीमिया, ये मैंने कराया भी हुआ है, जो लोग बैच में भी हैं, जो लोग, पुराना वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। थैलेसीमिया एक हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ये भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, और एक सिकल सेल जैसा कुछ होगा, हालांकि वो सेल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है, बट हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल है। ठीक, तो ये एक सिकल सेल डिजीज है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया प्योरली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो एनीमिया इज अ डिफरेंट थिंग। एनीमिया तो खून की कमी वाली डिसेबिलिटी, वो डिसेबिलिटी नहीं है एनीमिया अपने आप में, है ना। ठीक, जिसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया है।
21 डिसेबिलिटीज हैं। पहले वाले में 14 जो 7 डिसेबिलिटीज थी 14 ऐड की गई हैं। 1995 में आया था, इससे पहले फिर 2016 में आया। ठीक, और इसी में कहा गया है कि जो एक और क्वेश्चन आया इसमें केवीएस में ही कि कितनी % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मोर देन और इक्वल टू 40% डिसेबिलिटी, 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या 40 से ज्यादा अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको लाभ मिल पाएंगे जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके तहत। आरटीई में कितने % का जिक्र हुआ है तो वो 3%, वो ये लाभ वाली बात नहीं है, वो अलग तरह का इंक्लूजन है। ठीक है ना, कि कितने % को इंक्लूड करना है उस तरह से, तो ये 40% है, इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है व्हाट वाज कोहलबर्ग्स क्लास मॉरल डेवलपमेंट, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सोशल एंड कॉग्निटिव हो जाएगा, बी ऑप्शन, अगर एज इट इज ये आया था तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच एक्ट हैज इट बीन सेड अबाउट मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यानी बहुभाषिता, एक से ज्यादा या मल्टीपल लैंग्वेजेस भाषा सिखाई जानी चाहिए, किस पॉलिसी में कहा गया है? तो देखो ये एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है, यहाँ पे भी कहा गया है, इसका सच कोई जिक्र नहीं हुआ है, बट मुझे किसी ने बताया था, मतलब मैं, क्योंकि बहुत सारे आपके फीडबैक आते हैं तो जो दिमाग में रह जाता है, 21 से पहले मैराथन करा दो और कट ऑफ कितनी। देखो कट ऑफ का भी कोई भी कह रहा है तो वो गलत है, अभी किसी का भी कहना गलत होगा, बट हाँ पेपर जैसा लग रहा है लोगों को, तो जो लोग तैयारी अच्छी थी, पेपर अच्छा जा रहा है लोगों का, तो उस केस में थोड़ा सा हायर साइड ही मानेंगे। बट अभी से आप कुछ मत अज्यूम करो, अपना बेस्ट देके जाओ, ना मॉक टेस्ट के नंबर देखो, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट कितना भी बना ले, 4 साल के बाद पेपर आया है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड वो उतना हो ही नहीं सकता जितना आपका ऑफिशियल पेपर होगा, है ना, वो उस लेवल पे बन ही नहीं पाएगा, या तो वो बहुत इधर उधर से बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाएगा, या एक नॉर्मल लेवल होगा। तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पैमाना मत मानो कि मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो वहां इतने ही आएंगे, बेटर आ सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड पेपर आपका होगा जो ऑफिशियल पेपर है, और इसका आपके पास जो भी मॉक टेस्ट बनाने वाली टीम्स भी हैं, हमारी भी खुद की टीम है वहाँ करियर विल पे भी, लेकिन इतनी बात पक्की है, बाकी सब्जेक्ट्स जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिर भी ठीक है, पेडागोजी में स्पेशली रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये टॉपिक्स पहले इंक्लूडेड थे ही नहीं। ठीक, तो विच, बस उसको प्रैक्टिस की तरह लो, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाओ भी मत, गिराओ भी मत। विच एक्ट हैज इट बीन सेड अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये एनसीएफ ऑप्शन में नहीं था, ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया जो मैं मेल और वो सब देख रही थी, तो मेरे ख्याल में फिर इसमें ऑप्शन एनईपी ही बचता है मल्टीलिंगुअलिज्म की जब बात हो रही है, और कुछ नहीं बचेगा इसमें। ठीक, तो एनईपी कहती है बहुभाषिता को आप इंपॉर्टेंस दो, नहीं तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1992 वाली रिपोर्ट है, एनसीएफ 2005 भी इस बात को बिल्कुल मानता है साफ साफ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में होगा नहीं इस तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट कॉज मी मेंटल प्रेशर इन लर्निंग, कौन सी एक चीज है जो सीखने में बाधा नहीं बनती, मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं करती? तो इल्यूजन अगर आपको हो गया, गलतफहमी हो गई, भ्रम हो गया, तो वो प्रॉब्लम बनेगी। पॉवर्टी भी सीखने में दिक्कत तो पैदा करती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन डिस्कशन जो है वो कोई बुरी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा, फैक्चुअल नहीं है। आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट विच मेथड कम्स विद मेकिंग रूल्स, तो कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद, यानी पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बाद में रूल बताया है, एग्जाम्पल टू रूल गए हैं, इंडक्टिव मेथड। क्या है? इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इडियम शोइंग थंब, अब ये भी शायद पेडागोजी में पूछ लिया होगा या आप लोगों ने इंग्लिश का डाल दिया है इसमें क्वेश्चन। तो शोइंग थंब आप ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है साइकोलॉजिकली, ये टीज या रिफ्यूज करने के लिए नहीं है, ये सपोर्ट और अप्रूवल के लिए यूज किया जाता है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं किसी की बात को। ठीक, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में आपका ऐड कर दिया है इनकेस कुछ काम आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड देन व्हाट विल यू यूज, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो तो क्या करें? ये जो 21 से पहले मैराथन की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी 19 को एक बड़ा सेशन ले लूं जिसमें हर एक यूनिट से हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करा लें। वैसे मैं मिक्स्ड भी जो पेडागोजी के सेशंस ले रही हूँ वो अच्छी हैं। ठीक, देखिएगा, मतलब ठीक लेवल हम उसमें कर रहे हैं, तो इसमें साइकोलॉजी की नॉलेज होना आपका सबसे ज्यादा बेहतर माना जाएगा अगर इस तरह की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की नॉलेज मतलब डेवलपमेंट से लेके मन के विज्ञान से लेके हर चीज की नॉलेज आपको हो गई। फिर है व्हाट विल नॉट बी अ फीचर ऑफ अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट आप जानते हैं जिसमें कुछ लेसन्स आपके शामिल होंगे, बहुत सारे या कुछ सेट ऑफ लेसन्स से, चैप्टर्स से एक यूनिट बनती है, तो यूनिट टेस्ट का फीचर नहीं होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, समेटिव नहीं होता, जनरली ये फॉर्मेटिव में काउंट होता है यूनिट टेस्ट, कॉन्टिन्यूटी में होता है जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है। वुड बी प्री हिस्टोरिक, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव, ये सब हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, बट समेटिव असेसमेंट के रूप में इसको नहीं देखा जाता, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में ही देखते हैं। जो लोग कह रहे हैं थियरी कराने को अभी यूट्यूब पे, इस बार समय उतना नहीं मिल पाया है, थोड़ा घर की सिचुएशंस भी ऐसी रही है।